समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। मैं आज आपके सामने एक ऐसा केस रखने वाला हूं जिसको कि अगर किसी आम आदमी के सामने भी रख दिया जाए उसके तथ्यों को, तो वो भी बड़ी आसानी से उस मामले में न्याय कर सकता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ओपन एंड शट केस में 15 साल अपील पेंडिंग रहने के बाद जो निर्णय लिया वो लीगल तौर पर तो सही कहा जा सकता है, लेकिन न्याय की जगह इस निर्णय ने अन्याय किया है। ये साबित हम आपके सामने आज करेंगे। मामला बहुत पुराना है, 1971 की एक घटना है जिसमें 77 में केस होता है, 86 में जाकर ट्रायल कोर्ट उस केस में जो मकान मालिक है, जो बुजुर्ग किसान है, उसके पक्ष में फैसला लेता है। बाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के यहां पर अपील होती है और उस अपील के आधार पर 1999 में जाकर जो फैसला है वो पलट दिया जाता है, जिसके खिलाफ जो मकान मालिक है, जो संपत्ति मालिक है, वो हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट 2010 में इस मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है और अपीलीय लोअर कोर्ट यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के जो फैसला था उसको खारिज कर देता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील दायर की जाती है 2010 में और इस अपील पर 22 जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुनाता है, जो कि न केवल ऐतिहासिक है बल्कि अन्यायपूर्ण भी है। इस फैसले की चर्चा चारों तरफ हो रही है, लेकिन इस वजह से नहीं कि इसमें न्याय किया गया है। इस फैसले की चर्चा इसलिए हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने इस फैसले के माध्यम से सरकार को एक अच्छा सुझाव दिया है कि जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, संपत्तियों के रिकॉर्ड्स हैं, उनको डिजिटलाइज किया जाए और ये डिजिटाइज करने का जो सिस्टम है वो ब्लॉकचेन जो सिस्टम होता है उसके आधार पर हो, जिससे कि इसमें आसानी से कोई भी गड़बड़ी न की जा सके। अब आप कहेंगे कि तो फिर मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि जो फैसला है वो पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण फैसला है। संपत्ति का जो असली मालिक है उसके पक्ष में न्याय न करने की कोशिश हुई है यहाँ पर, और जिन लोगों ने फोर्जरी करने की कोशिश की, नकली कागजात बनाए गए, नकली तथ्य जुटाए गए, उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और हवाला दिया है जो एविडेंस एक्ट की धारा 91-92 का, जिसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर दस्तावेज फर्जी नहीं है, दस्तावेज सही है, तो फिर ओरल जो एविडेंस है उसको न माना जाए। अब समस्या इस पूरे केस की आप समझ रहे होंगे कि 77 में केस फाइल होता है और 77 से लेकर 2026 में आकर इसका निर्णय आता है। 48 साल बीत जाते हैं और जबकि यह घटना है 1971 की, उस समय उस संपत्ति मालिक बुजुर्ग की जो उम्र थी वो 60 साल थी। यानी वो बुजुर्ग जिनके नाम पर यह संपत्ति थी, जिनके ऊपर ये सब खेल किया गया, वो तो बहुत पहले गुजर गए। उनकी 6 बेटियां थी, एक पत्नी थी और हो सकता है कि उनकी पत्नी की भी बहुत जल्दी मौत हो गई हो, उनकी बेटियां भी गुजर चुकी हो, क्योंकि ये जो केस था न तो जिस व्यक्ति की तरफ से किया गया था वो बचा, न जिसके ऊपर किया गया वो बचा। अब आप कहेंगे कि ऐसा इस केस में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने गलती कहां की, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहले मामला समझ लीजिए कि एक तुकाराम बंदी नाम के बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल है। उन्होंने किसी व्यक्ति से 8,000 का कर्जा ले रखा था 1966 में। उस कर्जे को चुकाने के लिए जब दबाव पड़ा तो उन्होंने एक दूसरा मॉर्टगेज डॉक्यूमेंट बनाया बच्चा हेमलता नाम की एक महिला के पक्ष में, जिससे 10,000 रुपए लेने उसमें दिखाए गए और उस डॉक्यूमेंट में जो कि मॉर्टगेज डॉक्यूमेंट था उसको सेल डीड के तौर पर बना दिया गया।
ये दावा और ये गवाही, ये सबूतों के साथ तुकाराम बंदी ने ट्रायल कोर्ट में इसको साबित कर दिया था और इसी के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला लिया था और ये कहा था कि ये एक अनपढ़ व्यक्ति है और इनके सामने अंग्रेजी में जो दस्तावेज बने हैं उन्हें नहीं पता कि वो मॉर्टगेज का दस्तावेज है या फिर सेल डीड है। इस मामले में एक और बड़ी दिलचस्प बात यह थी कि मॉर्टगेज के साथ साथ एक रेंट एग्रीमेंट भी बनाया गया था जिसमें करीब 2100 स्क्वायर फीट का उनका जो मकान था उसको 200 रुपए महीने के भाड़े पर लेना स्वीकार किया गया था। बाद में इस केस में 1974 में तुकाराम बंदी ने 8426 रुपए का एक ट्रांजैक्शन किया। ये जो बच्चा हेमलता और उनके पति भरतराज के पक्ष में इसकी भी गवाही हुई। हालांकि इस ट्रांजैक्शन को नहीं मानने दिया गया और यह कहा गया कि यह तो ट्रांजैक्शन अलग है, जबकि ये जो 8426 रुपए है वो उसी 10,000 रुपए के संदर्भ में थे। ये तुकाराम बंदी ने साबित किया। इस बात को भी ट्रायल कोर्ट ने सही माना। साथ में एक इसके 4 महीने बाद जो भरतराज और हेमलता है उसकी तरफ से वकील का एक नोटिस भेजा गया तुकाराम बंदी को, जो कि अंग्रेजी में ही था। और ताज्जुब की बात यह है कि उसका जवाब भी एक वकील के द्वारा अंग्रेजी में ही दिया गया। यानी यहां आप समझिए कि तुकाराम बंदी एक अनपढ़ व्यक्ति है, वो हिंदी भी नहीं जानते होंगे क्योंकि मामला कर्नाटक का है, तो वो अंग्रेजी कैसे समझ सकते हैं और उस नोटिस में क्या लिखा है ये नहीं उनको समझ में आ रहा है और वकील ने क्या जवाब दिया है ये भी उन्हें नहीं पता है। और उन्होंने तो यहां तक कहा कि मैंने तो कोई जवाब दिया ही नहीं है। और दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है जिसके फेवर में ये जो मॉर्टगेज या सेल डीड थी, वो ये भी साबित नहीं कर पाया कि ये जो जवाब या जो नोटिस भेजा गया था वो डाक से भेजा गया था, कैसे भेजा गया था। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ट्रायल कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि ये जो सेल डीड है, ये जो रेंट एग्रीमेंट है, ये सेम एंड नॉमिनल है। सेम यानी कि फर्जी और नॉमिनल यानी कि नाम मात्र का। वास्तव में हुआ यह था कि उन्होंने अपनी गिरवी रखे हुए मकान को छुड़ाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से ब्याज पर पैसा लिया और ब्याज के पैसे को रेंट एग्रीमेंट के माध्यम से रेंट के तौर पर लेना वहां पर दिखा दिया गया। अब इस सब के बीच में एक और बड़ी बात यह हुई थी कि पूरे इस 6-7 साल के दौरान जो तुकाराम बंदी थे वो अपने घर का टैक्स देते रहे, बिजली का बिल चुकाते रहे, पानी का बिल चुकाते रहे, यानी कि वो अपने मकान की मरम्मत भी कराते रहे। तो ये चीजें भी ट्रायल कोर्ट ने ध्यान दी और ये कहा कि अगर वो किराए पर रह रहे होते तो ऐसा क्यों करते। जबकि दूसरे पक्ष ने यह कहा कि ये सब तो उन्होंने इवेक्शन का जो नोटिस भेजा गया था, 12 महीने का जो किराया बाकी था, उससे बचने के लिए किया था। लेकिन यह बात किसी के गले नहीं उतरती है। दूसरा, जो म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में भी तुकाराम बंदी के नाम पर ही वो मकान रहा, यानी कि ये जो पैसा देने वाले लोग थे जिन्होंने मकान गिरवी रखा था, उन्होंने कभी भी उस मकान को अपने नाम कराने की या अपने नाम पर ट्रांसफर और म्यूटेशन कराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो सेल डीड थी ही नहीं। और यही बात ट्रायल कोर्ट ने मानी और तुकाराम बंदी के पक्ष में फैसला दे दिया। लेकिन जो दूसरा पक्ष है भरतराज और हेमलता वाला, ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाता है और वो जो अपील है वो उस अपील पर सुनवाई करते हुए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इस मामले में जो फैसला है ट्रायल कोर्ट का, मुंसिफ कोर्ट का, उसको पलट देते हैं। जिसके बाद ये जो तुकाराम बंदी वाला पक्ष है ये हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के फैसले को तथ्यों को देखते हुए, चूंकि सारे तथ्य गवाही दे रहे थे चीख चीख कर कि यहां पर तुकाराम बंदी का जो पक्ष है वही सच है और उनकी संपत्ति को हड़पने की ये साजिश की गई है, जिसमें तुकाराम बंदी का जो भाई है रामकृष्णप्पा और उसके 3 बेटे भी शामिल हैं, जो कि इस पूरी की पूरी जो सेम डील थी, सेम यानी फर्जी डील सेल डीड थी, उसमें गवाह के तौर पर भी हैं।
अब सवाल यह उठता है कि फिर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गलती कहां की। अब जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो पहले तो ये आप समझ लीजिए कि 77 में केस फाइल होता है, 86 में जाकर इसका निर्णय मुंसिफ की कोर्ट से होता है और 99 में जाकर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि अपीलीय कोर्ट में इसका फैसला पलट दिया जाता है। फिर 2010 में जाकर हाई कोर्ट उस फैसले को बरकरार रखता है जो ट्रायल कोर्ट का था और उसके 15 साल बाद, लगभग 16 साल बाद ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला हाई कोर्ट का पलट दिया जाता है। मामला सिविल का है और पूरे फैसले के दौरान जो 48 साल खर्च हुए हैं वो भारत की ज्यूडिशरी की काली हकीकत को दिखाने के लिए काफी है। दूसरा तथ्य यह है कि आप अगर यह समझना चाहते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में न्याय होता है या निर्णय होता है तो आपको यह पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कर रही थी जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ। इस खंडपीठ ने उन सब तर्कों को मान लिया जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। यहां पर उन्होंने हवाला दिया कि एविडेंस एक्ट की धारा 91 और 92 साफ कहती है कि अगर वैलिड डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हैं तो मौखिक तौर पर गवाही को उसके ऊपर नहीं माना जा सकता है। यानी कि जो सेल डीड थी, जो रेंट एग्रीमेंट था, जो वकील का नोटिस था, इनकी जो वैधानिकता है उस पर सवाल तुकाराम बंदी ने नहीं उठाया था। इसलिए तुकाराम बंदी का यह कहना कि ये फर्जी सेल डीड थी, फर्जी मॉर्गेज का पूरा लिखा गया था, वो सब सही नहीं है और उनके कहने मात्र से ये रजिस्टर्ड जो सेल डीड है, रजिस्ट्री है संपत्ति की, वो खारिज नहीं की जा सकती। अब आप कहेंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलती की? गलती सुप्रीम कोर्ट की यह है कि उसने पूरे तथ्यों को बारीकी से नहीं जांचा है। आप समझिए कि 1971 का मामला है और जो सेल डीड है उसमें जो संपत्ति की कीमत दिखाई गई है वो 10,000 है, जबकि तुकाराम बंदी ने ये साफ साफ कई बार कहा कि उस संपत्ति की कीमत 50,000 थी उस समय और अगर उन्हें संपत्ति बेचनी होती तो वो 8,000 में गिरवी रख के उसको 10,000 में क्यों बेचते, वो उसे 50,000 में क्यों नहीं बेचते। उन्होंने ये जो एग्रीमेंट किया था सिर्फ और सिर्फ गिरवी रखने के उद्देश्य से किया था। उन्हें नहीं पता कि कागजों में क्या लिखा गया है, उन्हें नहीं पता कि ये गिरवी रखने का कागज है या फिर संपत्ति को बेचने का कागज है, क्योंकि वो बेचना तो चाहते ही नहीं थे। अब इसके अलावा दूसरा तथ्य यह था कि जो रेंट एग्रीमेंट बनाया गया था उसमें जो भाड़ा है वो 200 रुपए महीने है। सबसे बड़ा जो तथ्य है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो अन्यायपूर्ण है, वो झूठ के पक्ष में या फर्जी लोगों के पक्ष में दिया गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि 1971 के अगर मूल्यों को देखा जाए तो उस समय जो सरकारी कर्मचारी बी ग्रेड के सरकारी कर्मचारी होते थे, यानी कि आईएएस के बाद के जो कर्मचारी होते थे, उनकी सैलरी लगभग 200 रुपए महीने होती थी। उस समय अगर सोने की बात की जाए तो बड़ी आसानी से 200 रुपए में 1 से 1.5 तोला सोना मिल जाता था। उस समय अगर आम आदमी की आमदनी की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 रुपए रोज के कोई आदमी कमा पाता था और तुकाराम बंदी जो बुजुर्ग है, किसान है, 6 बेटियां हैं, बुजुर्ग पत्नी है, उनकी आमदनी 4 से 5 रुपए रोज से ज्यादा नहीं रही होगी। तो ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति 200 रुपए महीने के भाड़े पर मकान क्यों लेगा, और वो भी अपना ही मकान, क्योंकि जो मकान जिसकी सेल डीड बनाई गई उसी के साथ ये कह दिया गया कि चूंकि इन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है इसलिए ये रेंट एग्रीमेंट बना रहे हैं और इसमें किराए पर रहना चाहते हैं। दूसरा तथ्य यह था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नजरअंदाज किया कि उसी मकान में और लोग भी किराए पर रहते थे जो कि भाड़ा देते थे तुकाराम बंदी को।
जबकि सेल डीड में या मॉर्गेज का साथ में जो रेंट एग्रीमेंट बनाया गया था 1971 में ही, उसमें साफ लिखा गया था कि तुकाराम बंदी किसी और को किराए पर मकान नहीं दे सकते हैं। एक सवाल और जो ट्रायल कोर्ट ने उठाया कि कोई भी साधारण व्यक्ति अपने ही मकान को किसी दूसरे को बेच के उसमें किराए पे क्यों रहना चाहेगा, और इतने महंगे किराए पे। अब कीमतों को समझिए, उस समय डॉलर की कीमत $7.5 थी। एक औंस सोना जो था उस समय $41 का आता था। रुपए में अगर बात की जाए या डॉलर के ग्राम में बात की जाए तो $1.5 में 1 ग्राम सोना आता है, जिसको करेस्पॉन्डिंगली अगर आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से 11 रुपए बैठते हैं, और वो भी 24 कैरेट सोने की मैं बात कर रहा हूं। तो वैसी स्थिति में तुकाराम बंदी जैसा एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसके ऊपर 6 बेटियों और एक पत्नी का भी भार है, बीदर जैसे छोटे शहर में 200 रुपए भाड़े पर मकान लेगा, ये बात किसी के भी, जिसे भी कीमतों का पता है, जो भी इस तरीके की चीजों से गुजरा है, गले नहीं उतरेगी। क्योंकि उस समय पर दिल्ली जैसे शहर में 5 रुपए महीने पर आपको बड़ा मकान किराए पर मिल सकता था। मुंबई जैसे शहर में आप 5 से 10 रुपए में एक अच्छे मकान में किराए पर रह सकते थे। ऐसे समय में 200 रुपए वाला रेंट एग्रीमेंट, जो सबसे बड़ा एक सवाल उठाने वाला दस्तावेज था, उस पर सुप्रीम कोर्ट की नजर क्यों नहीं गई? इसके पीछे वजह यह है कि चाहे जस्टिस राजेश बिंदल हो, चाहे जस्टिस मनमोहन हो, ये शायद उन हकीकतों से रूबरू ही नहीं है। शायद ये कॉन्वेंट एजुकेटेड है, इसलिए उन्हें ये नहीं पता कि 1971 के समय पर 200 रुपए की क्या वैल्यू थी। अब इस अकेले फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यह साबित होता है कि जो ये रेंट एग्रीमेंट था, वास्तव में वो ब्याज का एग्रीमेंट था, जिसको कि रेंट एग्रीमेंट के तौर पर पेश किया गया था। और जो ब्याज का रुपया था, अगर उसको देखें तो 10,000 पर 2% के हिसाब से 200 रुपए महीने की ब्याज बैठती है। फिर एक और डॉक्यूमेंट इसमें था, वो थी एक 8426 रुपए की रसीद। ये जो 8426 रुपए तुकाराम बंदी ने दिए थे भरतराज और उनकी पत्नी हेमलता को, यानी कि जो परचेजर थे उनको जो दिए गए थे, उसकी बाकायदा रसीद थी, पर इसमें यह नहीं लिखा था कि ये किस लिए है। पार्ट पेमेंट के तौर पर वो रसीद दिखाई गई थी। अब सोचिए कि 10,000 में से 8426 रुपए दे दिए गए हैं, जबकि नोटिस ये भेजा गया था कि आपको 3800 रुपए चुकाने हैं, जो कि 19 महीने का भाड़ा बचा हुआ है। आपको मकान खाली करना पड़ेगा। इस तरीके से जो अंग्रेजी में दस्तावेज बनाए गए, जानबूझकर ऐसे चीजें लिखी गई जो तुकाराम बंदी तो छोड़िए कि आसपास के इलाके में भी किसी की समझ में ना आ सके, केवल वकीलों की समझ में आ सके। और जिस वकील ने भी ये नोटिस का जवाब दिया होगा, वो हो सकता है कि कृष्णप्पा बंदी, जो कि तुकाराम बंदी का भाई है, उस दोनों ने मिलकर इसका जवाब दिया, जिससे कि भरतराज और हेमलता के पक्ष में इस मकान को सेल किया जा सके। यानी इस साजिश में तुकाराम बंदी के खिलाफ उनका भाई भी है, उनके भतीजे भी हैं, और भरतराज को भी तुकाराम बंदी का ही कोई जान पहचान का व्यक्ति बताया गया। भरतराज की सरकारी नौकरी थी, और यह भी निश्चित है कि उस नौकरी से भरतराज को 200 रुपए सैलरी नहीं मिलती होगी। उसके बावजूद 200 रुपए का रेंट एग्रीमेंट ही यहां पर इन लोगों के झूठ को पर्दाफाश करने के लिए काफी था, जिसको कि ट्रायल कोर्ट ने सही मानते हुए इन लोगों के खिलाफ डिक्री दी थी, यानी कि तुकाराम बंदी के पक्ष में फैसला दिया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको पलट दिया, लेकिन हाई कोर्ट चूंकि उसी स्टेट का था, हाई कोर्ट के जज उस समय की परिस्थितियों को ठीक से समझते होंगे, इसीलिए उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। लेकिन चूंकि मामला दिल्ली में बैठे हुए कॉन्वेंट एजुकेटेड सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से आए हुए जजों के सामने था, इसलिए उन्हें शायद ये नहीं पता कि 1971 में 200 रुपए की वैल्यू क्या थी, जो 200 रुपए में एक गरीब किसान जिसके 6 बेटियां हैं, वो भाड़े पर मकान लेने का रेंट एग्रीमेंट कैसे कर सकता है। इन सारे तथ्यों को नकारते हुए, सुप्रीम कोर्ट के पुराने केसों का हवाला देते हुए
और अपने आप को बहुत बड़ा न्यायविद दिखाने के लिए उन्होंने जो सरकार है उसको तो सुझाव दे दिया कि आप सभी जो रिकॉर्ड है उनका डिजिटाइजेशन कीजिए। लेकिन इस केस के जो तथ्य थे, जो बातें अपने फैसले में ट्रायल कोर्ट ने कही है, हाई कोर्ट ने उनकी पुष्टि की है, उन बातों को जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया, खारिज किया गया, वो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब अगर इस केस के पूरे तथ्यों को किसी गांव के सामान्य पढ़े लिखे व्यक्ति या किसी पंचायत के पंच के सामने भी रख दिया जाए तो वो भी इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है कि तुकाराम बंदी जैसा बुजुर्ग व्यक्ति 200 रुपए में भाड़े पर कोई मकान लेगा, ये बात गले नहीं उतर सकती। दूसरी बात यह है कि 8426 रुपए, 8426 रुपए किस बात के दिए गए थे अगर वो कर्जा चुकाने के लिए नहीं दिए गए थे तो। तीसरा फैक्ट ये है कि उसमें अगर तुकाराम बंदी किराए पर रह रहे थे तो फिर वो उसका टैक्स क्यों चुका रहे थे, बिजली का पानी का बिल क्यों भर रहे थे और उसके अलावा उस मकान की मरम्मत क्यों करा रहे थे। पांचवा ये तथ्य ये भी है कि उसमें दूसरे किराएदार भी रहते थे। छठवां तथ्य यह भी है कि इतने लंबे समय के बाद भी भरतराज और हेमलता ने अगर वास्तव में मकान खरीदा था तो अपने नाम ट्रांसफर क्यों नहीं कराया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सवाल तुकाराम बंदी पर उठाया कि जब उन्हें 1974 में नोटिस भेजा गया था तो उन्होंने 1977 में जाकर केस क्यों किया। शायद सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय ये भूल गए कि तुकाराम बंदी एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिनकी उम्र 71 में 60 साल है और 74 में 64 और 77 में 67 साल हो गई होगी। ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको कोर्ट जाने के लिए कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ी होंगी, कितने लोगों से सलाह लेनी पड़ी होगी, कितने लोगों को ने उन्हें समझाया होगा या भरमाया होगा, उसके बाद वो किसी तरीके से कोर्ट पहुंचते हैं। सवाल तो उन लोगों पर उठना चाहिए था जिन्होंने धोखाधड़ी करके तुकाराम बंदी के मामले में मॉर्टगेज के डॉक्यूमेंट को सेल डीड में तब्दील कर दिया, फर्जी रेंट एग्रीमेंट बना दिया, फर्जी नोटिस बना दिया, फर्जी नोटिस का जवाब भी दे दिया। ये सारे जो कारनामे जिन लोगों ने किए थे, सुप्रीम कोर्ट को उन पर सवाल उठाना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उस गरीब बुजुर्ग किसान के ऊपर उठा दिया जो पहले ही गुजर चुका है, पहले ही जिसकी मृत्यु हो चुकी है। अब इस मामले में न तो मुद्दा ही बचा था, न जिसका मुद्दा था वो बचा था। यानी जिन लोगों के नाम पर सेल डीड या मॉर्टगेज या रेंट एग्रीमेंट दिखाए गए थे वो दोनों ही जीवित नहीं थे। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे बड़ा एक तरीका हो सकता था कि वो ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही तरीके से बारीकी से अध्ययन करते और साथ ही साथ उस समय की जो आर्थिक स्थितियां थी उनका भी अध्ययन करते। यहाँ एक और बात है कि जो रेंट एग्रीमेंट का नोटिस भेजा गया रेंट का जो पेंडेंसी को लेकर, उसमें भी ये वकील की तरफ से जवाब दिया गया कि हमारी हालत ठीक नहीं चल रही है, हम जल्दी चुका देंगे, दिवाली तक आपका पैसा दे देंगे। जबकि तुकाराम ये कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि किसने क्या लिखा है और क्यों लिखा है, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। ये सारे तथ्य इस बात की तरफ गवाही दे रहे हैं कि जो भरतराज हेमलता जो परिचित थे तुकाराम के और जो तुकाराम के भाई से मिले हुए थे, उन सब ने मिलकर उनकी 2100 स्क्वायर फीट के करीब के मकान को हड़पने के लिए ये पूरा का पूरा खेल किया था, जिसको ट्रायल कोर्ट ने समझते हुए फैसला दिया तुकाराम के पक्ष में, यानी कि न्याय किया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज ने उस न्यायपूर्ण फैसले को पलट दिया जिसको कि हाई कोर्ट ने फिर से स्थापित किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को 15 साल बाद पलटते हुए इस मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय तो दे दिया, लेकिन अन्याय कर दिया उस संपत्ति मालिक के साथ, उस बुजुर्ग के साथ जो उस संपत्ति का वास्तविक मालिक था और उसने अपनी संपत्ति को बेचा नहीं था बल्कि गिरवी रखा था, जिसका के बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा चुकाया गया। इस बात के सबूत भी कोर्ट के सामने थे, लेकिन कोर्ट सिर्फ लकीर का फकीर बना
और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने लकीर के फकीर बनते हुए इस मामले में लीगलिटी तो डिसाइड कर दी, लेकिन न्याय नहीं किया। और यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ज्यादातर जजों से न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लीगलिटी के निर्णायक हैं, न्यायाधीश नहीं हैं। इस फैसले को आप अगर ढंग से बारीकी से सुनेंगे, देखेंगे, तो आप भी कहेंगे कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के दौरान न्याय नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ निर्णय लिया है, जिसकी वजह से एक बुजुर्ग किसान के साथ अन्याय हुआ, उसकी संपत्ति चली गई और जिन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया उन लोगों को इसका फायदा मिला। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार को सुझाव दिया है, उस सुझाव में कोई खामी नहीं है। संपत्तियों के रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन होना ही चाहिए, जिसकी वजह से जो बेनामी संपत्तियां होती हैं वो पकड़ में आ जाएंगी और किसके पास कितनी संपत्ति है आसानी से पता लगाया जा सकेगा। लेकिन हम एक बार फिर कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है वो निर्णय तो सही है, लेकिन न्यायपूर्ण नहीं है, अन्यायपूर्ण फैसला है। अब इसके लिए अगर वो हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना भी चाहे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फिर हमें मौका मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर तुकाराम बंदी जी के लिए इस मामले को दोबारा से उठाने का। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगा। आप सबका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।